जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब जानते हैं कि हर किसी एक क्लास में एक टॉपर ज़रूर होता है। तो टॉपर क्या होते हैं? टॉपर क्या ऊपर से पैदा होके आते हैं, बॉर्न टॉपर्स होते हैं? क्या भगवान उन्हें बना के भेजता है कि ये बच्चा नीचे जाएगा और ये टॉप ही करेगा? या फिर उनमें कोई सुपर पावर्स होती हैं कि भाई इसमें तो सुपर पावर है और यही टॉप कर सकता है, एक आम बच्चा टॉप नहीं कर सकता? क्या ऐसा होता है? तो चलिए जानते हैं आज मेरे वीडियो में कि टॉपर कैसे बनते हैं। तो सबसे पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि टॉपर जो होती है वो बोर्न टॉपर्स नहीं होते हैं। भगवान उन्हें ऊपर से टॉपर बनाकर नहीं भेजते हैं, वो अपनी कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और स्मार्ट स्टडी से टॉपर बनते हैं। तो क्या मैं भी टॉपर बन सकती हूँ? या कोई भी पढ़ता हुआ बच्चा जो पढ़ रहा है या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो सोचे कि क्या तो फिर मैं भी टॉप कर सकता हूँ? जी हाँ, अगर आपके पास एक गुड आईक्यू है, आप में दृढ़ निश्चय है, कठिन मेहनत करने की आप में क्षमता है और जो कि आप लगातार कर सकते हैं, तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो अगर आपका भी ये सपना है कि आप भी टॉप करें, टॉपर बने, तो मेरे पास कुछ बहुत अच्छे से टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे और लगातार फॉलो करते रहेंगे तो आप भी अपने क्लास में टॉप कर सकते हैं। कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उसमें बहुत हाई रैंक ला सकते हैं और अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट टॉपर के लिए क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है लॉन्ग टाइम प्रिपरेशन। आपको अपने एग्जाम से बहुत पहले से प्रिपरेशन करनी है। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट की, आईआईटी की, किसी भी चीज़ की, तो 1-2 साल पहले से आप उसकी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो आप उसकी काफ़ी पहले टाइम से तैयारी शुरू करिए। ऐसा नहीं कि भाई 3 महीने बाद एग्जाम है, आज फॉर्म भरा तो बस अब तो मुझे टॉप करना है, मुझे पढ़ना, ये तो मुझे एग्जाम फोड़ना ही फोड़ना है और मैं इसको निकाल दूंगा। तब मेरे भाई मेरी बहन कुछ नहीं हो पाएगा। आपको बहुत पहले से इसकी तैयारी करनी होती है। और अगर आप क्लास में टॉप करना चाहते हैं तो जैसे आप नई क्लास में आते हैं, आपको तुरंत प्रिपेयर हो जाना है मेंटली कि हाँ मुझे इस क्लास में टॉप करना है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करनी है, स्मार्ट पढ़ाई करनी है। तो ये तो हो गया लॉन्ग टाइम प्रिपरेशन। दूसरा होता है ऑलवेज स्टडी फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस बुक। क्या होता है आजकल की हमारी मार्केट में बहुत सारी गाइड्स आई हुई हैं, कोचिंग के नोट्स आए हुए हैं, सब कुछ आया हुआ है जो आपको बहुत जल्दी तो सब कुछ सिखा देता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो मेरी राय यही है कि आप जो है सबसे पहले जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, वो पढ़िए, उनकी रेफरेंस बुक पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, सब कुछ क्लियर करिए। उसके बाद भी अगर आपको टाइम मिलता है, आप कोई बहुत अच्छी गाइड है या बहुत अच्छी गाइड बुक है, तब आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अपने बेसिक क्लियर करिए और टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करिए। अब नेक्स्ट टिप क्या है? नेक्स्ट टिप है ऑलवेज मेक नोट्स। आप जो भी पढ़ते हैं उसके नोट्स बनाइए। जी हाँ, अगर आप नोट्स बनाएंगे, खुद ही लिखेंगे, तो अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसको लिखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा दिमाग उसको जल्दी रिसीव करता है। उसको लगता है कि ये कोई चीज़ थी जो मैंने पढ़ी और उसके बाद मैं इसको लिख भी रहा हूँ। उससे क्या होगा, नोट्स होंगे, आपका दिमाग जो है उसको जल्दी रिसीव कर लेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपकी जल्दी जल्दी लिखने की हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, आपको जल्दी लिखने की स्पीड आ जाएगी। तीसरी चीज़, जब आप रिवाइज करेंगे तब आपको कम चीज़ रिवाइज करनी होगी क्योंकि बुक से पढ़ के आप शॉर्ट नोट्स बना चुके हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्ट इसमें यह भी है कि जब हमारा दिमाग किसी चीज़ को रिवाइज करता है या देखता है, तो अगर वो हमारा खुद का लिखा हुआ होता है तो वो बहुत जल्दी रिकॉल कर लेता है कि हाँ मैंने तब ये पढ़ा था और इसको ऐसे लिखा था। तो आप उस पेज को देखेंगे, कुछ लाइन्स देखेंगे और आपको रिविज़न में बहुत आसानी होगी, आप तुरंत से उसको रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट टिप क्या है? नेक्स्ट टिप ये है कि आप जो है अपनी हैंड राइटिंग जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन रखें, अपनी स्पीड को अच्छा सा मेंटेन करके रखें, जल्दी लिखने की आदत डालें, बहुत स्लो ना लिखें। क्लासरूम में भी अगर लेक्चर्स हो रहे हैं तो उसको, अगर आपकी जल्दी लिखने की आदत रहेगी तो आप उसको जल्दी जल्दी लिखेंगे। जो क्लास में आपका टीचर बोल रहा था तो आप हर एक पॉइंट को नोट कर पाएंगे कि आपके टीचर ने क्या बोला। तो स्पीड बहुत मायने रखती है और स्पीड एक दूसरे सेंस में भी मायने रखती है कि अगर आपके एग्ज़ाम के 9 मंथ्स बचे हैं तो आपको अपनी स्पीड पढ़ने की ऐसी रखनी है कि शुरू के 6 महीनों में आपको अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेना है
और बाकी के 3 महीनों में आपको रिवीजन करना है। कम से कम 3 बार रिवीजन करना ज़रूरी होता है। अगर आपकी स्पीड ही स्लो है और आप पूरे 6-9 महीनों तक की अपना सिलेबस ही ख़त्म कर पा रहे हैं तो फिर आप क्या ही रिवाइज करेंगे, और करेंगे भी तो एग्ज़ाम के बिल्कुल पास में तो हमारा दिमाग वैसे ही स्ट्रेस में आ जाता है, टेंशन में होता है, तब तो रिवीजन में जल्दी हम कुछ ग्रैस्प भी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट टिप क्या है? नेक्स्ट टिप है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। जी हाँ, आप कोई 12th स्टैंडर्ड में है, 10th में है, या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर जरूर देखिए, उनको ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो आपको पैटर्न पता चलता है कि किस तरह का पैटर्न है आपके एग्ज़ाम का, दूसरा पता चलता है कि वो किस किस टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो रिसेंटली पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट। जी हाँ, मॉक टेस्ट आपको देना है। मॉक टेस्ट क्या होता है कि जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होते हैं आजकल तो उनके लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, लेकिन जो 10th के, 12th के, 11th के बच्चे हैं, मतलब जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए मॉक टेस्ट कैसे होगा? तो आप क्या करिए कि कोई भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, कुछ 4-5 दोस्त इकट्ठे हो जाइए, एक टाइमर लगा लीजिए जितने भी ड्यूरेशन का एग्जाम होता है, या फिर एक नया क्वेश्चन पेपर बना लीजिए या अपने टीचर से हेल्प लेके बनवा लीजिए। एक एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट बनाइए और उसी टाइम लिमिट में उस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तब सेल्फ असेसमेंट करिए उसमें कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी थी, आपकी स्पीड कैसी थी, क्या आपने जो आंसर लिखा वो वेल फ्रेम्ड था, क्या आपको बिल्कुल वैसा ही लिखना चाहिए था जैसा कि आप लिखना चाहते थे, आपने वैसा ही लिखा या फिर उसमें कुछ गलती थी। इससे क्या होगा कि आप अपनी गलतियां जान पाएंगे और आप जान पाएंगे कि आप में क्या खामियां हैं, कि आप क्या टाइम मैनेजमेंट सही से कर पा रहे हैं, आप सब कुछ सही से कर पा रहे हैं नहीं। तो मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करता है। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। जी हाँ, एग्जाम टाइम में आपका प्रेजेंटेशन कैसा है? अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस है, तब तो कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप में टिक मारना है। लेकिन अगर आपका रिटन थ्योरी एग्जाम है, सब्जेक्टिव है, तब आपको क्या करना है? वेरी नीट एंड क्लीन वे में लिखना है। ऐसे बिल्कुल चीटे की टांगे नहीं बना देनी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़, कितनी भी अच्छी चीज़ हो, अगर बुरी तरह से हमारे सामने प्रेजेंट की जाएगी तो पहला इंप्रेशन ही हमें पड़ेगा कि ये तो अच्छा नहीं होगा। और अगर आप कोई एवरेज भी चीज़ बहुत वेल तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो फिर लगेगा कि हाँ ये तो कुछ अच्छा है, कुछ इंटरेस्ट जागेगा। तो अगर आप बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग लिखेंगे, बहुत साफ साफ लिखेंगे और उसको बहुत क्लैरिटी के साथ लिखेंगे, तो एग्जामिनर जब देखेगा आपकी कॉपी को तो उसको लगेगा कि हाँ बच्चे ने थोड़ी मेहनत की है, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है और पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। तो कोशिश करिए कि हर चीज़ पॉइंट्स में लिखिए, पैराग्राफ बदल कर लिखिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट कर दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए, जो भी आपको लगता है कि इसमें इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंटेशन जो है वो मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने कैसे उसको प्रेजेंट किया, वही आपको दूसरे बच्चों से डिफरेंट बनाता है। और क्या चीज़ आती है? क्लासेस। जी हाँ, अपनी क्लासेस रेगुलर अटेंड कीजिए और अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कीजिए। आप रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो आपको क्लास में टीचर जो आपको बताएंगे वो आपको नोट्स मिलेंगे। क्लास में जो भी आपको पढ़ाया जाता है, हमारा माइंड जो भी देखता है, सुनता है, उसको बहुत जल्दी रिसीव कर लेता है और आपके जो डाउट्स होंगे वो आप टीचर से क्लियर कर सकते हैं। आपको इससे उससे अपने फ्रेंड से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार ये क्या था, ये क्या था। आप टीचर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं अगर आप अपनी क्लास में रेगुलर हैं तो। और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो टॉपर्स को दूसरे बच्चों से अलग करती है, वो होती है सेल्फ स्टडी। जी हाँ, आपको खुद से पढ़ना है। बच्चे कहते हैं हम तो खुद से पढ़ते हैं, हमें जो स्कूल में होमवर्क दिया जाता है वो हम घर में करते हैं, अगर हमें कोई ट्यूशन पढ़ाता है या मम्मी कोई होमवर्क देती है हम वो भी करते हैं। जी नहीं, वो सेल्फ स्टडी नहीं होती। आपको जो काम दिया गया है, जो आपको है एक टाइम बाउंड कि भाई मुझे कल ये स्कूल में करके ले जाना है, उस काम के अलावा जो आप खुद से पढ़ते हैं, अपनी बुक खोलते हैं और सोचते हैं आज तो मुझे एक नया चैप्टर पढ़ना है या कल मेरी क्लास में कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाना है वो मुझे पढ़ना है, और आप उसको पहले से पढ़ के जाएंगे। अगले दिन नेक्स्ट दिन जब क्लास में वो चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपके अगर कोई डाउट्स होंगे तो वो आप टीचर से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद घर आकर आप उसको फिर से पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ याद हो जाएगी। तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है सबसे एंड में? पहली बात, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, रिवीजन। बार बार हमें रिवीजन करना है। हमें कम से कम 3 रिवीजन कर लेने हैं मेन एग्जाम से पहले, और हमें जो स्टैंडर्ड बुक्स है उन्हीं से पढ़ना है। कोई भी गाइड से, ऐसे भी कोई लो स्टैंडर्ड की बुक से नहीं पढ़ना है।
और हमें स्मार्टली स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि रोज़ आप 14 घंटे 20 घंटे पढ़ेंगे तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तभी आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप 10 घंटे 8 घंटे ही पढ़ रहे हैं लेकिन आप स्मार्टली पढ़ रहे हैं, आप फोकस्ड हैं, आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, तो आप भी किसी भी एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं और अगर स्कूल में है तो टॉप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पढ़ाई के संबंधित आपको समस्या है, आपको टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, या पढ़ाई में मन नहीं लगता या पढ़ते समय नींद आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए या डीएम भी कर सकते हैं, तो उस पर भी मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगी। या आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, आप कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, या आप चाहते हैं कि आपको कोई हेल्प मिले, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है पढ़ने में, तो आप मुझसे भी मिल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम फिर से बात करेंगे कुछ बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स या टिप्स के बारे में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्ते।